वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर 16 के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखेंगे कि ये क्या है और कैसे कंडक्ट होती है और क्यों ज़रूरी है। तो पहले हम क्रूड ऑयल को देख लेते हैं सिंपली कि ये है क्या। तो क्रूड ऑयल प्राइमरीली इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स that is compounds of hydrogen and carbon। तो बनता कैसे है? It is formed under the surface of the earth over a span of millions of years pertaining to temperature and pressure variations। तो बात ये है कि जब डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये टर्म आपने याद रखनी है डेड ऑर्गेनिक मैटर की। डेड ऑर्गेनिक मैटर की ज़मीन के नीचे बरियल के नतीजे में डेड ऑर्गेनिक मैटर की ज़मीन के नीचे बरियल के नतीजे में जो है ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यहाँ पे ज़मीन के नीचे जो टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस हैं उनके नतीजे में ये जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि पौधे और जानवर वग़ैरह की बाक़ियात ये कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू क्रूड ऑयल। तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है यानी कि कंसिस्ट करते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स की एक्टिविटी के नतीजे में अर्थ की टॉप मोस्ट जो लेयर है जिसको क्रस्ट कहते हैं उसमें ही ये पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप बिलो पेनिट्रेशन इनकी नहीं है। और किन के बीच में पाए जाते हैं? बिटवीन रॉक्स के बीच में जो इम्परवियस लेयर्स हैं वो जो हैं ज़खायर हैं इन क्रूड ऑयल की, जो कि फॉर्म हुए किसके नतीजे में? किन से? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। किसके नतीजे में? टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस के नतीजे में। और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की एक्टिविटी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इवन फार बियॉन्ड। तो पॉइंट ये है कि ये हमारा जो क्रूड ऑयल है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हम इसके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अब इसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें अल्केन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें अल्कीन्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें अल्काइंस भी इन्वॉल्व हैं, यानी सैचुरेटेड भी हैं, अनसैचुरेटेड भी हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं टू एन एक्सटेंट। लेकिन बात यह है कि हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स हैं अगर, तो अल्केन्स के नंबर कार्बन के थाउजेंड्स तक जाते हैं एंड बियॉन्ड। इसी तरह अल्कीन्स जिसमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कम से कम एक। अब ये इतनी लंबी चेन है अल्कीन्स की और अल्काइंस और अल्केन्स की कि ये क्रूड ऑयल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इतनी लॉन्गर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जब तक हम इन चेन्स को ब्रेकअप नहीं कर लेते स्मॉलर पीसीज में तब तक हम इनका यूज़ नहीं कर सकते एज़ फ्यूल्स, और जो कि हमारा प्राइमरी यूज़ है। और इसके अलावा दूसरे यूजेस में भी लाने के लिए वी हैव टू ब्रेक देम अप एंड सॉर्ट देम आउट बिफोर वी कैन यूज़ देम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अगर डिफ़ाइन करना हो तो इसकी एक डेफिनेशन मैंने बनाई है, इट इज़ अ फिज़िकल मेथड। तो दो तरह के मेथड्स अप्लाई होते हैं पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। पहले फ़िज़िकल मेथड्स और उसके बाद फिर केमिकल मेथड्स। ये फ़िज़िकल मेथड है। सो दिस इज़ अ फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। अब यहाँ पे जो की है वो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। हमें पता है कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो बॉयल करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। यही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फिज़िकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमिन करने में किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के, वो विस्कोसिटी है,
डेंसिटी है विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वेट्स हैं या मॉलिक्यूलर मैसेज हैं विच इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जितनी ज़्यादा लंबी चेंज उतनी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन कौन सी हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस? इनमें वांडर वाल फोर्सेस हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें डाइपोल फोर्स है, इनमें आयन डाइपोल फोर्स है। तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये लाजमन एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वीकेस्ट ऑफ द इंटरेक्शन जो है उसको वांडर वाल फोर्स कहते हैं। ये तो कम से कम प्रेजेंट है, तो कोई ना कोई इंटरेक्शंस ज़रूर प्रेजेंट हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बिटवीन एटम्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। तो जो वांडर वाल फोर्स है ये मिनिमम इंट्रैक्शन है, और इसके बाद इससे बढ़कर डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, ये मैं लिख देता हूँ नाम। आयन डाइपोल फोर्स है, डी बाय फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये याद रखिएगा कि काफ़ी सारी किस्म की इंटरेक्शंस जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं और हो सकती हैं। मोर देन वन इंटरेक्शन भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन जो ही चेन लंबी होती जाएगी एटम्स की फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, तो फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और रिजल्टेंटली मॉलिक्यूल जो है वो भी ज़्यादा रिजिड होगा, और ब्रेकअप करने के लिए उसके बॉन्ड्स को और उसकी फोर्सेस दोनों को हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये चीज़ें डिटरमिन करती हैं किसी भी स्पीशी का, किसी भी सब्सटेंस का, उसकी विस्कोसिटी, उसकी डेंसिटी, उसका मॉलिक्यूलर मास और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो इन्वॉल्व है, और इसको यूज़ करके हम डिफरेंट लेयर्स को सॉर्ट आउट करते हैं और लाइटर को हैवियर से सेपरेट कर पाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं एक ब्लास्ट फर्नेस में, और इसको फिर गुजार देते हैं डिस्टिलेटिंग टावर में नीचे वाली साइड से। और नीचे वाली साइड से दाखिल करना इसलिए ज़रूरी है क्रूड ऑयल का, ताकि जो वेपराइजेशन होनी है तो फिर जो लाइटर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो राइज़ कर सकें, उनको एम्पल टाइम मिले अपने पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन तक पहुंचने का। हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल राइज, एंड राइज का मतलब ये है कि ये अपने उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगी जहां पे ये वेपराइज होंगी। तो जिस टेम्परेचर पे ये वेपराइज होंगी वहाँ से ये फिर इकट्ठी कर ली जाएंगी और इनको ठंडा कर लिया जाएगा, कंडेंस कर लिया जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा वो सबसे ज़्यादा लाइटर हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, यानी कि लेस मॉलिक्यूलर वेट पोजेस करती हैं, लेस डेंसिटी है, लेस विस्कोसिटी है, relatively weaker intermolecular forces हैं। So they will rise, और जिस टेम्परेचर पे आके वेपराइज कर होंगी उस पॉइंट पे उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा और फिर ठंडा कर लिया जाएगा। इसी तरह से जो जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होंगे वो इस डिस्टिलेशन टावर में रिलेटिवली निचली पोजीशंस पे रहेंगी। मीडियम रेंज वाले डिस्टिलेट्स दरमियान में, और हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले डिस्टिलेट्स या फ्रैक्शंस जो हैं वो नीचे रहेंगी और वहाँ से इकट्ठी कर ली जाएंगी और ठंडी कर ली जाएंगी। तो ये याद रखिएगा कि बॉइलिंग इज़ फॉलोड बाय कूलिंग एंड कंडेंसेशन एज़ पर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि हमें वो कितना कंडेंस्ड मटेरियल चाहिए, लेकिन बहरहाल उसको इकट्ठा करना है तो उसको कंडेंस तो करना पड़ेगा।
Hydrocarbon fractions with higher boiling points will stay at lower levels in the distillation tar where they are gathered and cooled. तो ये एक relatively तखमीना है temperatures का कि जो gases हैं पेट्रोलियम में, कौन कौन सी gases पेट्रोलियम में present होती हैं जो alkanes smaller molecular weights के हैं, जैसे कि हमारी मीथेन है और प्रोपेन है और ब्यूटेन है। ये रिलेटिवली ये गैसेस ही हैं। जितना स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल, जितनी चेन छोटी कार्बन एटम्स की, उतना ज़्यादा वो गैस में रहने का, गैस फेज़ में होने का इम्कान है उनके। तो ये जो पेट्रोलियम गैसेस हैं ये लाइटेस्ट हैं, लेस कार्बन पे मुश्तमिल हैं। मीथेन के बारे में हम जानते हैं कि इसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है। प्रोपेन में जो है वो 3 कार्बन्स हैं। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। ये देखें, इसमें 3 कार्बन्स हैं, ब्यूटेन में 4 हैं। तो ब्यूटेन जो है ये C4 और H10 होगी। तो इस तरह से मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इथेन भी है जिसमें 2 कार्बन्स हैं। तो ये जो 4 कार्बन तक हैं ये पेट्रोलियम गैसेस में शुमार की जाती हैं और इनको फिर हम LPG में इस्तेमाल करते हैं। इन फ्रैक्शंस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो सिलेंडर्स में यूज़ होती है। तो ये LPG का कंटेंट है और याद रखिएगा कि ये पेट्रोलियम गैसेस हैं। अब इनको लिक्विफाई कर लिया जाता है और फिर इनको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। जो सेकंड कंटेंट है वो 150 डिग्री C पे जाके वेपराइज होगा और फिर कूल किया जाएगा। वो पेट्रोल मिलेगा आपको जो गैसोलीन है। इसमें जो है वो 5 से लेके 10-11 नंबर कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन्स शामिल हैं। नेफ्थास पे चले जाएं तो ये भी पेट्रोलियम या गैसोलीन से मिलते जुलते कार्बन एटम्स पे रिलेटिवली ज़्यादा हैं। इनको नेफ्थास कहा जाता है, कम्यूलेटिव नेम है। मुख्तलिफ इसमें से फिर सॉर्ट आउट की जाती हैं फ्रैक्शंस और उनको फिर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गैसोलीन भी इसी से डिराइव कर ली जाती है। कैरोसिन ऑयल पे चलते हैं, ये 250 के करीब जाके वेपराइज करेगा जो कि जेट फ्यूल्स के तौर पर यूज़ होता है। 300 डिग्री पे जाके हमें डीज़ल मिलता है, ये भी फ्यूल है ऑटोमोबाइल्स का। 370 पे फ्यूल ऑयल्स मिलते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स के फ्यूल ऑयल्स, जिसमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हैं हमारी गाड़ियों के, जिनको हम जो है वो इंजन ऑयल कहते हैं, वो मिलेंगे आपको यहाँ आके। और 400 डिग्री के करीब जाके आपको हैवी इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि बिटुमिनस कोल है, बिटुमिनस कोल, बिटुमिनन मटेरियल जिसको कहते हैं, कोल का जो कंटेंट है, और एसफॉल्ट वगैरह जो कि ये हमारी सड़कों पे तहें बिछाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका सिस्टम है क्रूड ऑयल को हीट करना और उसके बाद उसको डिस्टिलेटिंग टार में रिलीज़ कर देना, जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट्स में ये डिस्टिलेटिंग टार जो है ये ब्रोकन है और हर जो यहाँ से क्रूड ऑयल की फ्रैक्शन है उसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो बॉयल करेगी अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाके, तो उस टेम्परेचर पे फिर उसको गैदर करके कूल कर लिया जाएगा और यही इसका प्रिंसिपल है।